अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इंतसाब तलीम में मैं हूँ आपका मेज़बान एजाज़ मुगल। आज हम मौजूद हैं पीपल्स कॉलोनी में रील स्कूल के अंदर, जहाँ पे बच्चों को ओ लेवल और ए लेवल की तलीम दी जाती है, जो कि बिल्कुल इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक है। और नाजरीन, इस स्कूल के बारे में मैं मज़ीद ये भी बताता चलूँ कि ये स्कूल तमाम तर तलीमी मयारात के ऊपर पूरा उतरता है। इस स्कूल में जितने भी बच्चे ज़ेरे तलीम हैं, उनके पेरेंट्स भी इस स्कूल की तलीम के हवाले से बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। और इस स्कूल में जो असातिज़ा जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने का तरीक़ेकार इंतहाई अहसन है। तो फिर क्यों ना इस मुल्क के बच्चे कायद-ए-आज़म बने, फिर क्यों ना इस मुल्क के बच्चे इल्लामा इकबाल बने, फिर क्यों ना इस मुल्क के बच्चे डॉक्टर अब्दुल कदीर खां बने। जब यही बच्चे आगे जाएंगे तो पाकिस्तान की खुशहाली में अपना किरदार अदा करेंगे, पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। तो यहाँ पे किसी ने क्या खूब कहा कि एक उस्ताद बादशाह नहीं होता, मगर अपने शागिर्दों को बादशाह बना देता है। तो इसी सिलसिले में आइए अब हम मज़ीद डायरेक्टर साहब से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपने अदारे की बेहतरी के लिए मज़ीद कौन कौन से इक़दाम किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम। सर अपना नाम बताइएगा और अपना एक्सपीरियंस और इस फील्ड से कब से रिलेटेड है ये बताइएगा। नाम इमरान गुल है और मैं जो है तकरीबन 20 साल से इस शोबे में हूँ। यानी कि पहले रेगुलर स्कूल के शोबे में नहीं था, लेकिन लेक्चर्स मेरे यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं पढ़ाता रहा हूँ। सही। यानी मेरा बेसिक फील्ड जो है वो बिज़नेस रहा है। बिज़नेस को मैं टीच करता रहा हूँ यूनिवर्सिटी लेवल पे। कुछ देर कॉलेजेस के अंदर भी पढ़ाया है। तो कॉलेजेस के अंदर पढ़ाने के बाद मैं एक जगह जॉब भी करता था, ठीक है, एक कंपनी के अंदर एज ए जनरल मैनेजर जॉब करता था। यानी ये वजह क्या बनी कि मैं इस प्रोफेशन की तरफ आया कैसे। तो मेरे पास लोग आते थे MBA करके, MCOM करके, मुख्तलिफ डिग्रीज़ लेके। जब मैं उनका इंटरव्यू कंडक्ट करता था तो उनसे मैंने मास्टर लेवल के क्वेश्चन पूछने, तो मुझे पता चलना कि इनका वो एजुकेशन लेवल वो नहीं है। फिर मैंने वो ग्रेजुएशन लेवल पे आ जाना, वहाँ पता चलना कि इनका एजुकेशन लेवल ग्रेजुएशन का भी नहीं है। फिर वो मैंने इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाना, वहाँ क्वेश्चन कुछ करने बेसिक्स के, ठीक है, वो भी उनको क्लियर ना होने। तो फिर मैंने, मेरे एक टीचर थे, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया, सर मैं आई वांट टू टीच, ठीक है, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी यूनिवर्सिटी में क्लास MCOM की क्लास, MBA की, BBA के फाइनल सेमेस्टर्स को मैं पढ़ाता था। तो मैंने मेरी टीचिंग स्टार्ट की। टीचिंग करते करते मेरे ज़हन में आया, नहीं ये तो मुझे बेसिक लेवल पे जाना चाहिए। यहाँ तो चले जो है, लेकिन बेसिक से ही कुछ काम करना चाहिए। तो वहाँ फिर मैंने स्कूल की तरफ जो है ना मैंने फोकस किया कि स्कूल को हम जो है ना लेके चले, ताकि बच्चे को उसकी रूट से स्ट्रॉन्ग करें, तो फिर रिज़ल्ट जो है ना वो बेहतर निकलेंगे। जी सर, ये बताइएगा कि तलीम हासिल करने का बेसिक बुनियादी मकसद क्या होना चाहिए? अच्छा, मैं ना थोड़ा सा इसके ऊपर मेरी है कि मैं कहता हूँ क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा, इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए। क्वेश्चन हमें ये करना चाहिए कि हम किस मकसद के लिए तलीम हासिल करते हैं, ठीक है। देखिए, अक्सर हम ये कहते हैं कि मेरी जो है ना मैं तलीम हासिल करना मेरा मकसद है, ये कहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि तलीम हासिल करना ये एक वे है, इट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव, इट इज़ अ वे टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव। यानी आपके माइंड के अंदर एक ऑब्जेक्टिव है, एक पर्पज़ है। उस पर्पज़ के रेलेवेंट नॉलेज कौन सा चाहिए, उस पर्पज़ के रेलेवेंट इल्म कौन सा चाहिए, तालीम कौन सी चाहिए, वो आपने हासिल करनी है, ठीक है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर है, पर्पज़ क्लियर है, तो फिर आप ठीक जो ना लाइन तालीम की वो चूज़ करेंगे। देखिए, मेडिकल फील्ड भी है, बिल्कुल, कॉमर्स फील्ड भी है, आर्ट्स फील्ड भी है, ठीक है, और बिज़नेस की फील्ड भी है, मुख्तलिफ फील्ड है ना, इंजीनियरिंग की फील्ड भी है, ठीक है, मेडिकल की फील्ड भी है। तो ये सारी फील्ड्स हैं। तो जब तक आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होएगा, उस वक्त तक आप वे ठीक चूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर पे हमें ये देखना चाहिए कि मेरा मकसद क्या है और इस मकसद को अचीव करने के लिए मुझे किस तरह की तलीम लेनी चाहिए। और ये हम बाज़ को आज करते ये हैं कि स्पेशलाइजेशन एंड पे जाया करते हैं। अगर मकसद स्टार्ट से हम डिफ़ाइन कर लें या अपने मकसद को स्टार्ट से डिस्कवर कर लें, तो उसमें फिर हमें अपनी रेगुलर एजुकेशन के साथ साथ उस फील्ड के रेलेवेंट भी नॉलेज साथ साथ लेना चाहिए स्टार्ट से। तो फिर हम उस फील्ड की जो है ना वो एफिशिएंसी लेवल को पहुँचेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर पर तो ये है कि मकसद डिफ़ाइन करने के बाद तालीम हासिल करनी चाहिए। और मकसद इसका होना क्या चाहिए एट द होलिस्टिक सेंस या जनरल सेंस। सबसे पहले तालीम का मकसद जो है, या जो हम वो कर रहे हैं सारा कुछ, उसका कि मैं अपनी इस्लाह कैसे करूं,
अक्सर हम जब तालीम करते हैं ना, हमारे पास डिग्री आ जाती है तो हमें अपनी तरफ से आंखें हमारी बंद हो जाती हैं और हम दूसरों की इस्लाह की फ़िक्र में पड़ जाते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखना कि मैंने अपनी इस्लाह कैसे करनी है और अपनी इस्लाह करना मेरे ज़िम्मे है। ठीक है। उसके बाद मैंने टोटल सोसाइटी की इस्लाह में क्या कंट्रीब्यूट करना है, यानी मैं जिस फील्ड को अपनाऊँगा, इस फील्ड की वजह से, जो इल्म हासिल करने के बाद जिस प्रोफेशन में मैं जाऊँगा, इसकी वजह से सोसाइटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, मुआशरे के लिए, अपने कौम के लिए मैं क्या कंट्रीब्यूशन करके जाऊंगा। ठीक है। तो वो हमारा जो है ना वो होना चाहिए मकसद कि मैंने इल्म जो हासिल मैं कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने कंट्रीब्यूशन करनी है ह्यूमैनिटी की तरफ, सोसाइटी की तरफ, अपनी मिल्लत की तरफ, अपने मुल्क की तरफ। मेरी कंट्रीब्यूशन क्या है? तो अगर तो मैंने कंट्रीब्यूशन को पॉजिटिव कर लिया, फिर तो मेरी तालीम हासिल करने का मकसद पूरा हो गया। तो अगर मैं सिर्फ अपनी ज़ात तक ही अपने आप को महदूद रखा है तो फिर मैंने इल्म हासिल करने का इतना मकसद आपको पूरा नहीं हुआ। सही बताइएगा कि मैट्रिकुलेशन और ओ लेवल एजुकेशन में क्या फ़र्क है? अच्छा देखिए, एजुकेशन मैट्रिकुलेशन की भी है, एजुकेशन जो है वो ओ लेवल की भी है। अभी अगर इसको सिंपल बिल्कुल सादा ज़बान में आप समझें कि मैट्रिकुलेशन में या जो नॉर्मल हम स्कूलिंग के अंदर अपनी एजुकेशन दे रहे हैं, जो ओ लेवल के अंदर एजुकेशन दे, इसमें क्या फ़र्क है? तो ज़्यादातर मैट्रिकुलेशन के अंदर रिमेंबरिंग के ऊपर ज़ोर होता है कि हम चीज़ों को मेमोराइज़ करते हैं, ज़बानी याद करते हैं, उनको लिखते हैं, आगे उनको प्रेजेंट कर देते हैं, सुना देते हैं। यानी नॉलेज हमें मेमोराइज होता है, इंफॉर्मेशन मेमोराइज होती है। ओ लेवल के अंदर आपकी जो एजुकेशन है वो मेमोराइजेशन बेस नहीं होती, वो कंसेप्चुअल बेस होती है। यानी आपको चीज़ों को एनालाइज करना आता है, आपको चीज़ों को इवेल्युएट करना आता है और आपको चीज़ों को क्रिएट करना आता है। यानी फॉर एग्जांपल मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर आप एक किसी नॉर्मल स्कूल में चले जाएं तो आपने एक ऐसे लिखना है समर वेकेशन के ऊपर फॉर एग्जांपल, तो टीचर क्या करेगी, वो 10 लाइन समर वेकेशन के ऊपर लिख देगी बोर्ड के ऊपर, बच्चे उसको राइट डाउन करेंगे कापीज़ के ऊपर, अगले दिन जाके ज़ुबानी सुना देंगे। हम भी बचपन में ऐसे ही करते थे कि ये क्या है कि ये मेमोराइजेशन है। आपने चीज़ ली और आप जो है वो उसको याद कर लिया और अगले दिन आके आपने उसको वो सुना दिया, तो इट मीन्स कि अब हम इस काबिल हो गए कि हम ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल। ओ लेवल एजुकेशन में ऐसे नहीं होता। यानी जो ओ लेवल पैटर्न पे एजुकेशन सिस्टम चलता है वहाँ ऐसे, वहाँ टीचर क्या करती है, फ़र्क नहीं, समर वेकेशन के ऊपर मजमून लिखना है तो टीचर खुद से बोर्ड पे लिख के नहीं देगी, टीचर बच्चे को लाइन ऑफ जो थिंकिंग देगी। उसे कहेगी अच्छा बेटा सोचो, जब गर्मियाँ आती हैं तो आपके पहनने के अंदर क्या चेंज आती है, आपकी वो खाने पीने के अंदर क्या चेंज आती है, आपके जो है ना वो मौसम के अंदर क्या चेंज आती है, के बारे में कुछ हिंट्स देते हैं। ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आप ऑब्जर्व करें कि गर्मियों के अंदर चेंजेस क्या क्या आती हैं। ठीक है। मौसम बदलता है तो आपके क्लोथ्स के अंदर क्या चेंजेस आती है, बेडरूम के अंदर क्या चेंज आती है, सब्जियों फलों के अंदर क्या चेंज आती है, बाहर सोसाइटी के अंदर क्या चेंज आती है। ठीक है। वो बच्चा सोचता है अच्छा गर्मियों के अंदर क्या होता है कि गर्मियाँ जब आती हैं तो हम एसी ऑन कर लेते हैं, सर्दियों में एसी ऑन नहीं करते। गर्मियाँ जब आती हैं तो हम ये फूड खाते हैं, ये फूड नहीं खाते। गर्मियाँ जब आती हैं तो हम ये काम करते हैं, ये नहीं करते। वो सारा अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस अपनी तरफ से वो मजमून लिखता है। ठीक है। अब अगर क्लास में 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चों का ऐसे डिफरेंट है, उनके अपनी ऑब्जर्वेशन बेस के ऊपर, उनके अपने एनालिसिस के बेस के ऊपर, उनके अपनी एवेल्यूएशन के बेस के ऊपर। तो ये क्या है कि हम बच्चे को सेल्फ ड्राइवर बना रहे हैं। वो लेवल में एक्चुअली बच्चे को सेल्फ ड्राइवर बनाया जाता है, यानी वो खुद से मजमून क्रिएट करता है। उसे ये नहीं होता कि वो कोई टॉपिक मुझे मिले, मैं उसको कुछ याद करूँ 10 लाइनें और 10 लाइनें याद करके मैं लिख के, वो खुद से क्रिएट करना उसको आता है। यानी ओ लेवल एजुकेशन में जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं वो खुद से चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने अगर दूसरे किसी स्कूल का बच्चा है तो वो क्या करेगा, उसने अगर स्पीच करनी है तो स्पीच को पहले लिखेगा, उसको ज़बानी याद करेगा, उधर जाके पढ़ देगा। वो लेवल का बच्चा फिल बदी स्पीच कर सकता है, यानी उसके जहन की जो है ना वो माइंड मेक इस तरह से किया जाता है कि वो प्रिपेयर होता है किसी वक्त भी जाके स्पीच करने में। कोई उसको टॉपिक दे दें, उसी वक्त आपको कुछ ना कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर लिख के आपको दिखा देगा। तो ये बेसिक सा फ़र्क है जो मैंने बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको एलेबोरेट किया कि ये थोड़ा सा फ़र्क है मैट्रिकुलेशन में और ए लेवल एजुकेशन में। और सर मेरा आपसे एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है कि आजकल हर बंदा टीचिंग फील्ड से रिलेटेड है, जबकि उसको टीचिंग की अली बे भी नहीं आती, मगर वो इसके बावजूद बच्चों को टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है। तो आपके ख्याल में इंसान में ऐसी कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए, कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक टीचर के अंदर कि वो बच्चों को पढ़ाए और बच्चों में निखार पैदा कर सके? देख, सबसे पहले जो बात है ना
जिस फील्ड में वो टीचिंग कर रहा है, सबसे पहले तो उस फील्ड का वो एक्सपर्ट होना चाहिए। सही, ठीक है। यानी जो रिक्वायर्ड नॉलेज है या रिक्वायर्ड एबिलिटीज़ हैं उस टॉपिक के रेलिवेंट जिसका वो टीचर है वो उसके अंदर पूरी होनी चाहिए। दूसरा नंबर पे जो मेन चीज़ है उसकी वो इंस्पायरेशनल होना चाहिए। एक होता है मोटिवेशन, यानी आपने बच्चों को कुछ स्टोरी सुना के मोटिवेट कर दिया और वो उसको कुछ कह के कुछ उससे काम। एक है कि बच्चा टीचर कुछ ना बोले, वो इंस्पायर करे। इंस्पायरेशन बगैर बोले भी होती है। बिल्कुल ठीक है। यानी आपने टीचर को देखा है, उसकी पर्सनैलिटी को देखा है, उसके काम को देखा है, उसकी आपने डेली लाइफ को देखा है, तो बच्चे उससे इंस्पायरेशन ले रहे हों। ठीक है। तो पहले नंबर पे टीचर का जो है बेसिक कि उसका सब्जेक्ट नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए जिस सब्जेक्ट को वो टीच कर रहा है। दूसरे नंबर पे वो उसके अंदर जो है ना वो उसकी पर्सनैलिटी इंस्पायरेशनल होनी चाहिए कि वो बच्चों को इंस्पायर करे। ठीक है। बच्चे उसको देख के अपने आप को संवारे, इस तरह का टीचर को होना चाहिए। सही। और एक और बात जो टीचर के अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, टीचर को इस हर वक्त दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ एजुकेशन सिस्टम चल रहे हैं, जो मुख्तलिफ नेशन किस लेवल पे खड़ी हैं उसका उसे पता होना चाहिए। बिल्कुल कि इस वक्त अमेरिका वाले किधर खड़े हैं, जर्मन वाले किधर खड़े हैं, जापान वाले किधर खड़े हैं, इन सारी चीज़ों का उसको पता होना चाहिए। और उसको ये पता होना चाहिए कि मेरी जो कौम है जिसको मैं टीच कर रहा हूँ ये इस वक्त किस लेवल पे खड़ी है और मुझे किस तरह से इनका माइंड मेक करना है कि ये दुनिया को कम्पीट कर सकें। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। आप अगर कहें कि मैं इसी पाकिस्तान के अंदर बैठ के मेरा कंपटीशन सिर्फ अपने इलाके, ऐसे नहीं है। अभी जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो रही है आपका कंपटीशन एट अ टाइम अपने कंट्री के अंदर भी है और अपने जो है ना वो दूसरे मुल्क के साथ भी है, अदर कंट्रीज़ के साथ भी है। तो आपने टीचर ने जो मेन काम करना है अपने स्टूडेंट्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड compete करने के लिए तैयार करना है। तो अगर उसे बेंचमार्किंग का पता होगा, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, वो कौन सी एबिलिटीज़ पैदा कर रहे हैं, उसका उसे पता होगा तो फिर वो अपनी कौम को तैयार कर सकेगा। अदरवाइज वो अपनी कौम को तैयार नहीं कर सकता। ठीक है। तो मेन चीज़ है कि उसकी इंटरनेशनल जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ हैं या इंटरनेशनल जो स्कूलिंग सिस्टम है वो किधर खड़े हैं, अपने नेशन को कैसे तैयार कर रहे हैं, ये इसके नॉलेज में होनी चाहिए और उसके मुताबिक वो अपने बच्चों को प्रिपेयर करें। और सर ये बताइएगा कि आजकल पाकिस्तान में रट्टा सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा रुझान है, तो हम ये किस तरीके से इस सिस्टम से, रट्टा सिस्टम से अपने स्टूडेंट की जान छुड़वा सकते हैं? देखिए ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, ये इसके लिए अवेयरनेस पैदा करना ज़रूरी है। देखें किसी भी स्कूल में जाएं, अभी आप स्कूलों के बाहर चक्कर लगाएं, हर एक स्कूल ने बाहर बोर्ड लगाए हुए हैं कि मैंने इतने नंबर लिए हैं, मैंने इतने नंबर लिए हैं, मैंने इतने। अच्छा देखें एक बात की थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि नंबर सब ने लगाए हुए हैं कि इतने नंबर लिए हैं, इतने नंबर लिए हैं, और ओवरऑल कौम की परफॉर्मेंस देखें। यानी स्कूल के बाद बोर्ड्स हम देख कर हमें ये पता चलता है कि शायद पूरी दुनिया के लायक तरीन बंदे हम हैं। ठीक है। और जितनी जब ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात आती है, आपकी वो आपने कंट्रीब्यूशन की बात आती है कि आपने कंट्रीब्यूट क्या किया सोसाइटी के लिए, आपकी अचीवमेंट्स की बात आती है, आपने वो जो है ना वो पूरी ज़िंदगी के अंदर आपकी लाइफ टाइम अचीवमेंट्स क्या है, आप एफिशिएंसी क्या है, आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इवन अर्निंग की बात कर लें, आप अर्न कितना कर रहे हैं, उधर हम सारे जाके ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है। तो वो नंबर किधर जाते हैं? तो इट मीन्स कि हम शायद अपने आप को धोखा दे रहे हैं या कौम को धोखा दे रहे हैं कि ठीक है जी हम वो बड़े नंबर लेके आगे चले जा रहे हैं। तो ये एक ना अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है कि ऐसे बच्चे जो नंबर ज़्यादा ले रहे हैं क्या उनकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाके अचीवमेंट किस तरह की है, कि वो बाद में सिर्फ वो अपनी इनकम को 50,000 तक, 20,000 तक या 1 लाख तक महदूद किए हुए हैं, या उन्होंने कोई इस तरह का सिस्टम डेवलप किया है क्योंकि 100 बंदों को उन्होंने रोज़गार दिया है। जी ये अचीवमेंट्स हैं। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा इसको एवेलुएट करने की ज़रूरत है कि जो ना इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करें। और सर एक और आजकल स्टूडेंट में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पाई जाती है कि उनको अपनी फील्ड का तय करने में बड़ा मसला होता है। तो हम स्टूडेंट्स के माइंड को किस तरह से टैकल कर सकते हैं कि उनको पहले ही सिलेक्ट करके बता दिया जाए कि बेटा आपके लिए ये फील्ड बेहतर रहेगी, आपके लिए ये फील्ड बेहतर रहेगी, तो इसके बारे में अच्छा इसमें जो हम क्या करते हैं, हम इसके लिए ये करते हैं कि हम जहाँ बच्चों को टीच कर रहे होते हैं वहाँ हम कोशिश करते हैं कि मंथली एक क्लास हम पेरेंट्स की भी लगाएं। सही। ठीक है। पेरेंट्स को भी हम कॉल करते हैं, हमने सेमिनार हॉल इसी वजह से बनाया है कि हाँ मंथली बेसिस के ऊपर पेरेंट्स को कुछ ना हम एक वर्कशॉप करवाते हैं। वो वर्कशॉप हम पेरेंट्स को भी कराते हैं, अपने टीचर्स को भी कराते हैं। उस वर्कशॉप का जो टाइटल है वो ये है, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी ऑफ योर किड्स, कि आप अपने बच्चे की पर्सनैलिटी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वहाँ मुख्तलिफ
मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, मुख्तलिफ थ्योरीज हैं जो हम पेरेंट्स को भी समझाते हैं और टीचर्स को भी समझाते हैं। अब एक पेरेंट आया है, वो पेरेंट को पता है कि मैंने अपनी बच्चे की पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई कैसे करना है। अच्छा, सबसे पहले वो, अच्छा ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन से भी होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे 4 बच्चे हैं, तो मुझे चारों का पता है कि ये किस बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ क्या है, इस बच्चे के अंदर वीकनेसेस क्या है, और इस बच्चे के लिए कौन सी फील्ड बेहतर रहेगी। जब बच्चा छोटा होता है ना, जब आप उसको कीनली ऑब्जर्व करते हैं, तो उसी से आपको पता चलता है कि इस बच्चे का मेन इंटरेस्ट किस में है, किस फील्ड में है। ये इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा रुझान है इसका टीचिंग की तरफ ज़्यादा रुझान है, इसका मेडिकल की तरफ ज़्यादा रुझान है, या इसका किसी को ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा रुझान है, इसका कोई मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ज़्यादा रुझान है, किस तरफ रुझान है। ये जो कीन ऑब्जर्वर पेरेंट्स होते हैं या कीन ऑब्जर्वर टीचर होते हैं, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं। जिनको नहीं पता, हम उनको पर्सनैलिटी आइडेंटिफिकेशन की वर्कशॉप्स करवाते हैं। उससे उनको बच्चे की पर्सनैलिटी पहचानने के अंदर मदद मिलती है, और फिर उसके अंदर ये भी सिखाते हैं कि अगर इस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी का बच्चा है तो इसके लिए ये फील्ड ज़्यादा बेहतर है अपनी वर्किंग के लिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। तो ये इस तरीके से हम अपने स्कूल के अंदर ये हेल्प कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स की भी और अपने वो टीचर्स की भी, कि वो पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करें ताकि उसके मुताबिक बच्चे का फ्यूचर डिज़ाइन किया जाए। आपके स्कूल में भी सर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो ये यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, मगर उनका माइंड लेवल इस कैपेबल कर नहीं है तो वो उसको मज़ीद कंटिन्यू कर सके, तो उसको आप आगे माशरे में बढ़ाने के लिए क्या तरीक़ेकार अपनाते हैं? देखिए, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हमें फिर जिस तरह पहले क्वेश्चन की मैंने बात की थी, इसको भी हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। ये जो इंसान है ना, ये अल्लाह ताला की बनाई हुई प्रोडक्ट जी, है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और नेचर नेवर डिस्क्रिमिनेट्स। ठीक है, बच्चा कभी भी ये कंसेप्ट अपने जहन से निकाल दें कि बच्चे का माइंड लेवल लो है, ऐसे नहीं होता। वक्ती तौर पे वो किसी फील्ड में वो स्लो डाउन हो सकता है जी। जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, अगर आप इनकी मेजॉरिटी की हिस्ट्री पढ़ें तो स्टार्ट में वो स्लो लर्नर थे, स्टार्ट में ऐसे थे जिनको स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन उस आप बाद में उनके अचीवमेंट्स देखें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने जहन में नहीं रखनी, पेरेंट्स ने भी नहीं रखनी, आपने भी नहीं, कि बच्चा जो है ना, इसका कोई ये मेरा स्लो लर्नर है या ये इसका माइंड जो है वो छोटा है, इसको समझ नहीं आती, ये चीज़ें आपने माइंड में नहीं रखनी। देखें, इस चीज़ को ना एक वो साइंटिस्ट ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया था। उसने एक दरख्त की तस्वीर लगाई, उसके पास एक बंदर खड़ा कर दिया, और साथ एक शेर खड़ा कर दिया, साथ एक डॉल्फिन खड़ी कर दी, साथ एक हाथी खड़ा कर दिया। ठीक है, और उसने कहा जीतेगा वो जो दरख्त पे चढ़ेगा। अब दरख्त पे कौन चढ़ेगा? बंदर चढ़ेगा। ठीक है, तो अब इट मीन्स कि शेर भी नहीं चढ़ सका, वो भी नालायक हो गया, हाथी भी नहीं चढ़ सका, वो भी नालायक हो गया, डॉल्फिन भी नहीं चढ़ सकी, वो भी नालायक होगी, और लायक कौन हो गया? बंदर। तो इस वक्त जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो ये है कि ये एक हमने पेड़ खड़ा कर दिया है, जो इस फील्ड में ज़्यादा नंबर लेगा वो लायक है, और जो नंबर नहीं लेगा वो नालायक है। तो ये लायक नालायक की डेफिनेशन नहीं है। हर बच्चे को अल्लाह ताला ने यूनिक पैदा किया है। जिस तरह उसकी हाथों की जो लकीरें हैं, उंगली के पोर की लकीरें मैच नहीं करती, इस तरह उसकी सलाहियतें भी मैच नहीं करती, वो भी डिफरेंट है। ठीक है, तो हर बच्चे को उसका हमें पहचानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये अल्लाह ताला ने मुझे जो गिफ्ट दिया है, ये इसके अंदर स्ट्रेंथ कौन सी है और इसके लिए फील्ड कौन सी है। ठीक है, तो इसलिए ये बात नहीं है कि ये बच्चा वो नालायक का लायक है। गलती टीचर से होती है, गलती पेरेंट्स से होती है कि हम उस प्रोडक्ट को पहचान नहीं पाते। बिल्कुल ठीक है, हमें बच्चे के ऊपर नहीं करना चाहिए कि बच्चा नालायक है, हमें खुद अपने ऊपर ये फोकस करना चाहिए कि मैं इसको अभी तक नहीं पहचान पाया कि ये किस फील्ड का है। अगर उस फील्ड के अंदर मैं उसको ट्रैवल कराऊंगा तो ही विल गिव मी मैक्सिमम रिजल्ट्स। तो आजकल सर सोशल मीडिया का भी काफ़ी ज़्यादा रुझान है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट सोशल मीडिया से अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है कि अगर हम कहें ना, अक्सर क्वेश्चन ये करते हैं कि सोशल मीडिया से बच्चे जो है ना वो ऐसे हो रहे हैं। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बच नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले आपको माइंड के अंदर ये रखना चाहिए कि सोशल मीडिया से अगर आप कहें ना कि मैं अगर बच्चे को वो उसको एक ना वो प्रिजन के अंदर डालने वाली बात है। अगर आप ये बात करेंगे ना, मैं मोबाइल बच्चे को नहीं देना, मैंने टैब बच्चे को नहीं देना, मैंने ये नहीं करना, तो ये आप बच्चे को अननेसेसरी बच्चा ना कम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा। ठीक है, बच्चा आएगा, वो 4 बच्चों ने टैब पकड़ा हुआ है, आपके बच्चे नहीं पकड़ा हुआ, वो कम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा। ठीक है, वो अपने आप को इन्फीरियर समझने लगेगा, वो उसकी जो है वो आपकी वैल्यू उसकी नज़र में डाउन होना शुरू कर देगी कि मेरे वालिदैन मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं, कि वो क्या कर रहे हैं, मुझे ये नहीं करने दे रहे। तो आपके ज़िम्मे जो काम है, जो इन्वेंशंस हो रही हैं, उसका पॉजिटिव यूज़ बच्चे को सिखाना कि बेटा ये जो चीज़ है इसको पॉजिटिवली कैसे यूज़। बाइक है,
इसका नेगेटिव यूज़ भी है, पॉजिटिव यूज़ भी है। अब आपने बच्चे को अगर बाइक देनी है तो उसका पॉजिटिव यूज़ उसको सिखाना है। कंप्यूटर है, इसका पॉजिटिव यूज़ भी है, नेगेटिव यूज़, हर एक चीज़ का तो आपने फोकस ये करना है कि हम बच्चों को ब्रीफिंग ये दें कि बेटा इस टेक्नोलॉजी को आपने पॉजिटिवली कैसे यूज़ करना है और कब यूज़ करना है। कब यूज़ करने से मुराद ये है कि उस बच्चे को स्टार्ट में ये बताया जाए कि बेटा आपने अपने 24 आवर्स की एलोकेशन कैसे करनी है, और अगर आपने ये सोशल मीडिया के ऊपर जो तालीम भी हासिल करनी है उसके लिए एक टाइम मखसूस करना है, उस टाइम के अंदर आप इसको यूज़ करें और उससे मैक्सिमम रिजल्ट लेने की कोशिश करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। ये एहसास जब बच्चे के अंदर पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चा उस टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव यूज़ करेगा। तो आपने उसको यूज़ बताना है कि बेटा इसको पॉजिटिव यूज़ कैसे किया जाता है। ये सर, आप हमारे प्रोग्राम इंतसाब तलीम के तावन से वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वालिदैन को जो मैं मैसेज देना चाहूँगा वो ये है कि मैंने एक जगह बैठा था, एक स्कॉलर थे एजुकेशनल, उनके पास उन्होंने मुझे एक बात बताई थी। वो कहने लगे कि 500 टीचर्स मिलकर जितना एक बच्चे की पर्सनैलिटी पे असरअंदाज होते हैं उतना एक फादर होता है। सही, ठीक है। और 500 फादर मिलके जितना एक बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं उतनी एक माँ होती है। तो इट मीन्स कि 500 को 500 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है? 2,50,000। जी बिल्कुल। 500 को 500 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2,50,000। तो इट मीन्स वन मदर इज इक्वल टू 2,50,000 टीचर्स। ठीक है। अब मसला ये है कि मेन एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मदर की है, उसके बाद बाप की है, जी बिल्कुल, उसके बाद टीचर की है। ठीक है। अब हम करते क्या हैं कि हम अपने बच्चे को टोटल टीचर्स के सुपुर्द कर देते हैं और ख़ुद उससे टोटल इग्नोरेंस का शिकार हो जाते हैं, उसे आंखें बंद कर लेते हैं। अच्छा, अगर कोई मसला आता है, देखें, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट किया, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट किया टीचर्स की तरफ। अब मैंने टोटल उसका फॉलोअप रखना है, टोटल उसका फॉलोअप। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। एक बच्चा था, बीकन हाउस के अंदर पढ़ता था, उसकी जो वालदा थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी। ठीक है। और वो हर दफ़ा उस बच्चे का ना A+ ग्रेड आते थे। वो कोऑर्डिनेटर ने कॉल किया कि इसकी पेरेंट्स में मिलते हैं कि बच्चा इतना परफॉर्मेंस। जब वो आई तो उसकी माँ को इंग्लिश क्या उर्दू भी बोलनी अच्छे तरीके से नहीं आती थी। सही। ठीक है। तो उसने पूछा कि आप क्या करती हैं इसके बारे में, बच्चे के आपकी ग्रेड? कहते मैं बस डेली जो इसको काम मिलता है ना, मैं इसकी कापियाँ खोल के देखती हूँ कि ये गुड लगा हुआ है या क्रॉस लगा हुआ है। मुझे बस गुड और क्रॉस की पहचान है, लेकिन डेली बेस पे मेरा काम है कि मैंने देखना है गुड कितने लगे हैं, क्रॉस कितने लगे हैं, और जहाँ क्रॉस लगे हैं उसके बारे में मैंने उसके अंदर ना एहसास पैदा करने की कोशिश करनी है बच्चे के अंदर। ठीक है। ताकि फिर वो बच्चा, मैं उसको डांटती नहीं हूँ, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करने की कोशिश करती हूँ, तो वो बच्चा मेरा वो उस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है। ठीक। तो मेन चीज़ ये है कि आपने अपने पेरेंट्स के लिए जो ना वो ये पैगाम है पहले नंबर पे कि वो सबसे पहले अपने बच्चे को जो है ना उसके एजुकेशनल फॉलोअप पे रहें मुकम्मल तौर पे, जो वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे टीचर से आके मिलें, उसकी पीछे टोटल प्रोग्रेस, उसका एजुकेशनल प्रोग्रेस का ट्रेंड चेक करें। एक तो ये। दूसरे नंबर पे कभी अपने बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर ना करें कि देखो उसने, कभी उसके सामने ये बात ना कहें कि देखें जो है वो इस बच्चे ने ज़्यादा नंबर ले लिए हैं, तुम्हारे कम आए हैं, ये मैथ में बहुत अच्छा है, तुम बड़े वीक हो, ये इंग्लिश बहुत अच्छी कर लेता है, तुम बड़े, इस तरह की कभी बच्चे के सामने बात ना करें। ठीक है। बच्चे का कंपैरिजन दूसरे बच्चों के साथ नहीं करना, बल्कि बच्चे की अपनी ज़ात के साथ करना है कि पहले 6 माह पहले ये बच्चे की परफॉर्मेंस लेवल क्या था, अब ये इससे ऊपर गया या नहीं, ये आपकी देखने की चीज़ है। लेकिन हम उसको नहीं देखते कि बच्चा पहले किधर था अब किधर गया, हम दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो ये एक गलत ट्रेंड के ऊपर हम बच्चे को जो है ना वो चढ़ा देते हैं, जिससे वो हर वक्त वो दौड़ के अंदर लग जाता है। वो अपनी तरफ उसकी, जिस तरह मैंने पहले कहा था, तालीम का जो बुनियादी मकसद है वो अपनी इस्लाह करना है।
तो वो अपनी इस्लाह की फ़िक्र छोड़ देता है, वो दूसरों को ऑब्ज़र्व करने की और उसके साथ अपने आप को कंपैरिजन करने के ना वो दौड़ के अंदर लग जाता है। तो इससे अवॉइड करने की कोशिश करनी है, यानी बच्चे की कंपैरिजन उसकी अपनी ज़ात के साथ करना है, दूसरे के साथ नहीं करना, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है। हो सकता है वो मैथ में ठीक है, ये लिटरेचर में के अंदर ठीक हो, ये उर्दू के अंदर ज़्यादा इसकी अच्छी स्किल्स हो, तो बच्चे का कंपैरिजन उसकी अपनी ज़ात के साथ करना, दूसरों के साथ नहीं करना। थैंक यू सर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, आपने सर की बातें सुनी। उन्होंने टीचर्स और पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया, और वो मैसेज ये था कि टीचर्स को भी चाहिए कि अपनी स्टडी के साथ साथ बच्चों की स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, और पेरेंट्स के लिए मैसेज ये था कि पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप करें ताकि वह मुल्क और कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। इसी के साथ अपने मेज़बान इजाज़ मुगल को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।